अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फज़ल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आ पहुँचेगी। जैसे कि आपसे हम ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके हैं कि आप तक हर ऑब्जेक्टिव्स हम शेयर करने वाले हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स शेयर करने वाले हैं। आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहिए और एक एक ऑब्जेक्टिव नोट करते रहें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी फ़ायदा मिले। क्योंकि आपको मालूम ही है, आपके एग्ज़ामिनेशन में 20 मार्क्स जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र आज की वीडियो का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारी आज की वीडियो का, वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वी सी द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमें पूरा कॉन्सेप्ट मिलता है, किसका? नेशनलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट मिलता है हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट आप देखते हैं, द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑफ फ्रांस इज जनरली नोन विद विच नेम। यानी सिविल कोड ऑफ 1804 जो है, इसे और किस नाम से पुकारा जाता है? इसे हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी पुकारते हैं। यानी नेपोलियन ने 1804 में एक कोड दिया था, कुछ असूल दिए थे, कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, जिन्हें नाम रखा गया नेपोलियनिक कोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर विच एरिया। जो हैब्सबर्ग एम्पायर थी, इसने किस एरिया पर रूल किया था? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिया हंगरी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंग डिड बाइंड द डिफरेंट ग्रुप्स रिजाइडिंग इन द हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर में डिफरेंट ग्रुप्स को किस चीज़ ने आपस में बांध के रखा? इसका सही आंसर है ए कॉमन एलिजियंस टू द एम्पायर। तो आगे जाने की कोशिश करते हैं। पांचवा पार्ट जो हमारा है, कहते हैं सोशली एंड पॉलिटिकली विच वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। डोमिनेंट क्लास जो पूरे कॉन्टिनेंट था, सोशली भी पॉलिटिकली भी, वो कौन सा क्लास था? वो था एरिस्टोक्रेसी का क्लास। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेयर डिड द इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट बिगिन इन यूरोप। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? इसका सही आंसर है इंग्लैंड। तो आगे जाने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय सफरेज। सफरेज का मतलब क्या हुआ? इसका सही आंसर है राइट टू वोट। व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है और 1 नंबर का भी आ सकता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स अबव द एज ऑफ 18 हैव गॉट द राइट टू वोट। राइट टू वोट उन लोगों को मिलता है जिनको अबव द एज ऑफ 18 होता है इंडिया में। ये जो वोटिंग एज है, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ये वेरी करता है, जो वोटिंग एज होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। हमारी कंट्री में 18 है वोटिंग एज। तो आगे जाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारी इस वीडियो का, वो है, हु वर द 2 आर्किटेक्ट्स ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के कौन से 2 आर्किटेक्ट्स थे? तो इसका सही आंसर है द प्रूशियन चांसलर बिस्मार्क। एक था बिस्मार्क एंड द प्रूशियन किंग विलियम वन। विलियम वन एक इसका, दूसरा है बिस्मार्क। इन लोगों ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, हु वर द 2 अमंगेस्ट द फॉलोइंग ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यहाँ पर हमने सिर्फ आंसर ही लिखा, यहाँ पर हमने ऑप्शंस नहीं दिए, इसलिए यहाँ पर लिखा है हु वर द 2 अमंगेस्ट द फॉलोइंग। फॉलोइंग से मुराद कौन कौन होते हैं? हमने यहाँ पर सिर्फ सही जवाब चुना। राइट आंसर क्या है? हम आपको राइट आंसर बताने वाले हैं, हमने ऑप्शन यहाँ पर नहीं रखे हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है मिजेनी, गरीबाल्दी,
एंड किंग विक्टर एम्यूनुअल सेकंड ऑफ सर्दानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मीन्ड बाय ओटोमन एम्पायर? ओटोमन एम्पायर से क्या मुराद है? द एम्पायर एस्टैब्लिश्ड बाय तुर्की, जो तुर्की वालों ने, दीज वर द मुस्लिम्स ने ये एम्पायर बनाई थी, और ये ओटोमन एम्पायर मुस्लिम्स की एम्पायर थी। वो एम्पायर जो एम्पायर तुर्की ने इस्टेब्लिश की थी उसे हम ओटोमन एम्पायर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेड बाल्कन प्रॉब्लम्स ऑल द मोर कंपाइल? जो कौन कौन सी कंट्री थी जिन्होंने बाल्कन्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी? तो सही आंसर क्या है इसका? रशिया एंड जर्मनी। रशिया एंड जर्मनी थी दो कंट्रीज। ये चैप्टर नंबर 1 से हमने आपके लिए 12 ऑब्जेक्टिव्स निकाले थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप कि अगर आप ये कंसल्ट करोगे इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स, एक या दो ऑब्जेक्टिव्स मिल सकते हैं आपको। जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में से कुछ ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं जिनको हम देखने की कोशिश करते हैं। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मड? इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम शॉर्ट में INC भी लिख सकते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन कब डाली गई? ये डाली गई 1885 में। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इट्स फर्स्ट सेशन? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ तो उस वक्त इसका प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी, यानी उमेश चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच वन वॉज नॉट ए मॉडरेट लीडर? फिर से मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लगता है। विच वन से मुराद इनमें से कौन है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, क्योंकि हमने बाकी ऑप्शंस जो हैं, जो सही आंसर नहीं थे, हमने उनको अलग कर दिया, हमने सिर्फ सही ऑप्शन यहाँ लिखा। तो विच वन वॉज नॉट ए मॉडरेट लीडर? कौन लीडर मॉडरेट लीडर नहीं था? तो बिपिन चंद्र पाल ये एक मॉडरेट लीडर नहीं था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हु वाज द फेमस एक्सट्रीमिस्ट लीडर? एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो था उनमें से सबसे फेमस लीडर कौन था? दादा भाई नेरोजी। He was a famous extremist leader. Now question number 16, who said these words? Political rights will have to be fought for. Who said these words? ये किसके वर्ड्स हैं जिसने कहा political rights will have to be fought for? ये था लुकमानिया तिलक is the right answer for the same question. Question number 18, who said these words? We want to run away our faces from the government house and turn them to the huts of people. ये किसके वर्ड्स हैं? इसका सही आंसर है लाला लजपत रॉय is the right answer for question number 18. Now question number 19. Question number 19, why is the date 13 April 1919 famous in the Indian history? Indian history में 13 April 1919 क्यों famous है? On this date is the answer. On this date जलियांवाला बाग ट्रेजेडी took place, यानी जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। दैट इज़ वाई के 13 अप्रैल 1919 इज़ फेमस इन द इंडियन हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है एक बुक थी। हु वॉज द ऑथर ऑफ दिस बुक? इस बुक का ऑथर कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू was the author of the said book. Question number 21, name the leader who sacrificed his life while boycotting the साइमन कमीशन। उस लीडर का नाम बताना है जिसने साइमन कमीशन में अपनी जान गंवाई, कुर्बान कर दी जब वो बाइकॉट पे था। उसका नाम है, द आंसर इज लाला लजपत रॉय। Question number 22, name two revolutionaries who threw bombs in the Central Legislative Assembly. Central Legislative Assembly पे दो revolutionaries ने bombs ड्रॉप किया था। वो कौन कौन से थे? एक था सरदार भगत सिंह, it was number 1, the second बटुकेश्वर दत्त, ये दूसरा था जिन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम गिराया था। क्वेश्चन नंबर 23, विच मोमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1942? 1942 में कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी?
द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई थी 1942। क्वेश्चन नंबर 24, हु फाउंडेड INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, किसने फाउंड की थी? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? द राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई डिड गांधी जी विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों विदड्रॉ कर दिया? ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर भी आ सकता है और ये हमारी गेस में भी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन आ सकता है तो लिखना है गांधी जी फेल्ट दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस। गांधी जी ने इस चीज़ को महसूस किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से बहुत सारी ही जगहों पे वायलेंस हुई। दैट इज़ वाई ही लेफ्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, वाई डिड नेशनलिस्ट टूर विलेज टुगेदर फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स? जो नेशनलिस्ट थे वो पूरे कंट्री में क्यों टूर कर रहे थे? तो इसका सही आंसर है नेशनलिस्ट डिड इट बिकॉज इट गिव ए ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, यानी अपनी ट्रेडिशन और अपने कल्चर की सही पिक्चर पाने के लिए उन्होंने पूरी कंट्री का विजिट किया। ये थे 26 ऑब्जेक्टिव्स जो हमने आज की वीडियो में आपसे शेयर किए। ये हमने सिर्फ दो चैप्टर से निकाले, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द पोर्शन ऑफ हिस्ट्री के पोर्शन से हमने ये दो चैप्टर्स निकाले और इन दो चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स आपसे आज हम शेयर कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।